एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है इसमें हम अप्लाइड ज़ूलॉजी 301 जो आपकी बुक है उसका हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है लाइक 2026 वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको फुली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के जो पेपर हैं वो HPU में आता है। और यहाँ पे ये सबसे पहले दिया गया है सिलेबस, ठीक है। तो इसमें जो आपकी टोटल जो यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स हैं। तो इसमें जैसे केमिस्ट्री की तरह कोई एज सच ऑप्शन नहीं है, तो ज़ूलॉजी को आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा। और इसको कवर करने का एक मेथड आप ये यूज़ कर सकते हो कि पहले 5 इयर्स के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आप अच्छे तरीके से कर लो, वहाँ से अपने जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करो, एंड देन जो भी आपका बचेंगे टॉपिक्स देन उनको आप बाद में कर लेना जो लेस इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट ए है जिसमें मैं आपको सेक्शन ए कवर कराऊंगी और ये विद एक्सप्लेनेशन है। और जो 1 मार्कर हैं वो आपको पता है कि जो मैं आगे हाईलाइट कर दूंगी आपको वही मेंशन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होती। तो ये तो मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको करूँगी। और जो सेक्शन बी है वो इसमें एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन सी के 4th क्वेश्चन तक की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। पार्ट बी में आपको जो बाकी का हमारे टॉपिक्स जो रह जाएंगे उसमें सेक्शन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन ए है ये कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको और ये 1 मार्कर है। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है वो पूछा है आपको अमीबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो जो अमीबिक डाइसेंट्री है वो कौन कोज करता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये आपकी अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करती है। और अमीबिक डाइसेंट्री में होता क्या है? देखो, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना वो एक पैरासाइट है जो कि एक ह्यूमन के गट में प्रेजेंट है और इसके बाहर एक सिस्ट प्रेजेंट है जो कि हार्ड शेल होता है, सिस्ट प्रेजेंट है। और ये जो सिस्ट है ये आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाएगी। अब जैसे ही ये सिस्ट सॉइल के थ्रू या हमारा जो फूड है इसके थ्रू या वाटर के थ्रू जैसे ही हमारे अंदर एंटर करेगी, कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया या डर्टी हैंड्स हो गए या क्लोज कॉन्टैक्ट से हमारी बॉडी में जैसे ही हम इसको स्वेलो करेंगे तो ये स्टमक में जाके हैच हो जाएगा, मतलब सिस्ट जो है बाहर की वो ब्रेक हो जाएगी। और वहाँ पे जो अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट था, जो पैरासाइट था जो वहाँ पे रह रहा है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करना शुरू कर देगा। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इंटेस्टाइनल वॉल, वहाँ पे वो सोर्स क्रिएट कर देगा, मतलब पोर लाइक क्रिएट कर देगा, उसमें छेद कर देगा, डिगिंग कर देगा। और वहाँ पे कुछ ओपन सोर्स बन जाएंगे जिनको हम अल्सर्स बोलते हैं। और जो अल्सर हैं ये जनरली इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज करते हैं। एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है ना वो पूरी तरीके से परफोरेट हो जाती है, मतलब उसमें छोटे छोटे वो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर अनीमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, वॉमिटिंग वगैरह अलग अलग इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। और ये 1 मार्कर है तो आपने आंसर जो है वो सिर्फ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका देना है और आगे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास इसका कि वेक्टर होस्ट ऑफ ट्राइपैनोसोमा गेम्बियम्स इज। तो वेक्टर होस्ट बताना है। तो जो सेसे फ्लाई है स्पेसिफिकली ग्लॉसिना पेल्पालिस, ये हमारे पास वेक्टर होस्ट है। ट्राइपैनोसोमा गेम्बियम्स जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो डिसीज़ है वो कॉज करता है। ओवर 90% जो ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस है वो इसी की सेसे फ्लाई जो है यही कॉज करती है। और ये कम्प्लीटली फेटल है, मतलब कि डेथ कॉज कर देता है अगर ये अनट्रीटेड रह गया, अगर टाइमली पता नहीं चला अर्ली स्टेजेस में तो इससे डेथ हो सकती है। अब इसके लाइफ साइकिल का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो आपकी ये ट्राइपैनोसोमा गेम्बियम्स की जो लाइफ साइकिल है ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब है कि इसको 2 होस्ट चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को। तो हमारे पास जो मेनली 2 होस्ट देखे जाते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें सेक्सुअल स्टेज जो है पैरासाइट की वो कंप्लीट होगी।
अब सेसिफ जो ट्राइपैनोसोमा गेम्बियंस है वो ह्यूमन्स प्राइमरी होस्ट है उसके, और जो सेकेंडरी होस्ट है लाइक जो वेक्टर है जिसमें एसेक्सुअल स्टेज होगी पैरासाइट की, तो वो सेसेफ्लाई है। और जो सेसेफ्लाई होती है ये ब्लड सकिंग होती है। ये आगे इसी वाले क्वेश्चन पेपर में इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पूछा है कि नेम वन इंडिजीनियस कैटल ब्रीड। हमें कैटल का एक इंडिजीनियस ब्रीड बतानी है। तो इंडिजीनियस ब्रीड कौन सी होती है? जो कि हमारी नेटिव स्पीशीज़ होती है। नेटिव मतलब कि हमारे लोकल एरिया में जो ब्रीड प्रेजेंट है तो उसको हम नेटिव बोलते हैं। और एग्जॉटिक कैटल वो होगी जो कि फॉरेन मतलब बाहर से हम लेकर आए हैं और हम अपने लोकल एरिया में उसे सर्वाइव करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो इंडिजीनियस वाली स्पीशीज़ हैं ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, तो आप इनमें से 3-4 याद कर सकते हो। और एग्जॉटिक में भी आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप साहिवाल या कोई भी इंडिजीनियस जो कैटल है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डी। तो फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स पूछा है। तो ये जो डॉट्स है ना ये एक्चुअली ट्रीटमेंट है ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये एंटी टीबी मेडिकेशन है। ट्यूबरक्लोसिस का ये 6 से 8 महीने का एक मेडिसिन का कोर्स होता है कंप्लीट, जिसके लिए हमने ये फुल फॉर्म बताई है। अब ई हमसे पूछा है यहाँ पे, साइफिलिस इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो ये जो साइफिलिस है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये स्पाइरल शेप्ड एक बैक्टीरिया है ट्रिपोनीमा पैलिडम, तो वो कॉज करता है। ठीक है, इससे मेनली आपको जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये नो कैजुअल स्प्रेड, ये जर्नल कोई स्प्रेड मतलब ईजिली ये स्प्रेड नहीं करेगा कि कोई भी ड्रॉपलेट गिरा है या नेज़ल ड्रॉपलेट्स गिरे हैं तो ये स्प्रेड नहीं करेगा। इट स्प्रेड्स बाय अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन सोर्स लाइक चैम्फर्स और रैशेस या वेजाइनल फ्लूइड वगैरह से। तो मतलब ये मेनली आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से ज़्यादा फैलता है साइफिलिस। ठीक है, अब एफ है हमारे पास, इसमें आपको पूछा गया है द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की जो मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ है वो प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम है। ये मोस्ट डेंजरस और डेडलीस्ट वाली स्पीशीज़ हैं क्योंकि ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिससे हमारा ऑलमोस्ट जितना भी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी मलेरियल डिसीज़ेज़ है ना, मलेरिया है, तो मलेरिया से जितनी भी डेथ होती है वो मेनली इसी की वजह से होती है बिकॉज ये ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जैसे ही पर्सन प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम से इंटरेक्ट करेगा तो वैसे ही जो पेशेंट है वो 24 to 48 आवर्स में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा डेंजर है ये वाली जो स्पीशीज़ है। और ऐसा क्या होता है उन पर्सनस में कि ये डेथ ही हो जाती है कम्प्लीटली? तो इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे इन्फेक्ट आरबीसी ऑफ ऑल एजेस, ये आरबीसीज को ही इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज सेल स्टिकीनेस, मतलब सेल्स को बिल्कुल हार्ड कर देगा, मसल्स को बिल्कुल हार्ड कर देगा, स्टिफनेस क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से डेथ होगी। माइक्रोवेस्क्यूलर ऑब्स्ट्रक्शंस कर देगा, मतलब जो आर्टरीज हैं वेन्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। सेरिब्रल मलेरिया, जैसे दिमाग वगैरह में आपको मलेरिया वगैरह हो जाता है, लाइक फीवर वगैरह हो जाता है। तो ब्लैक वाटर फीवर, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है आपको जी में है साइंटिफिक नेम ऑफ राइस वीविल। राइस वीविल का नाम बोला है यहाँ पे कि ट्राइबोलियम कैस्टिनियम है, तो बिल्कुल नहीं, जो राइस वीविल है उसका नाम होता है साइटोफिलस ओराइजा। और हमारे पास जो ट्राइबोलियम कैस्टिनियम है वो रेड फ्लोर बीटल है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सुपर ओव्यूलेशन मीन्स। सुपर ओव्यूलेशन क्या होती है?
तो सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ मैनी ओवा विद अ गैप ऑफ 1 मंथ, या रिलीज ऑफ 1 ओवम, या रिलीज ऑफ मोर ओवर साइमल्टेनियसली, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, रिलीज ऑफ मोर ओवर साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पर बहुत सारे ओवा को जनरेट कराया जाता है, रिलीज करवाया जाता है, और ये आपको मेनली देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलता है, कैटल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अब ह्यूमंस के अंदर कैसे देखने को मिलता है, जब आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज करवाते हैं ना, जैसे हो गया IVF हो गया, या इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन वगैरह कराते हैं, तो उस केस में जो फीमेल है उसके ज़्यादा एग्स जो हैं वो रिलीज़ करवाए जाते हैं एक ही टाइम पर। अब ये इसलिए करवाए जाते हैं, या तो फीमेल के अंदर इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है, तो जब भी ओव्यूलेशन होगा तो एक ही टाइम पे बहुत सारे एग्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएं, ताकि वो इरेगुलर ओव्यूलेशन वाली दिक्कत ख़त्म हो जाए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, की इनफर्टिलिटी क्यों हुई है उस चीज़ का पता नहीं है, तो उस वजह से भी ये वाला जो टेक्निक है सुपर ओव्यूलेशन उसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आई है, और आई में है विच हार्मोन इज़ यूज टू इंड्यूस ब्रीडिंग इन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फिशेस। तो यहाँ पे सिंथेटिक एक हार्मोन है ओविप्रिम, जो कि फिशेस में यूज़ किया जाता है इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग को इंड्यूस कराने के लिए। सिंथेटिक हार्मोन है स्टैंडर्ड ड्रग यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जो हाइपोफाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैटफिश और सम ऑर्नामेंटल फिशेस में किया जाता है। और नेक्स्ट है जो ओविप्रिम है, ये एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है जो कि इंजेक्शन के थ्रू फिशेस में दी जाती है। और ये ओविप्रिम का काम क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन स्पॉनिंग इन बोथ मेल एंड फीमेल फिशेस में सिंक्रोनाइजेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट MCQ है, वो है AG मार्क लेबल डिनोट्स ब्लैंक ऑफ एग्स। तो ये जो AG मार्क है, तो ये आपको बताता है प्योरिटी और क्वालिटी के बारे में, कि जो एग्स हैं वो क्या क्वालिटी है उनकी और उसमें कितनी प्योरिटी है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी 1 मार्कर ख़त्म हो गया और ये आपको 10 ही पूछे जाते हैं। सेक्शन B में आपसे क्वेश्चन 2 में जो फर्स्ट आपका है, ये अब ना ऑप्शन में आते हैं, जैसे 2 और 3, इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, कि 2 वाला या तो AB 2 का कर लो, या तो 3 का AB कर लो। तो पहले 2 का मैं आपको बता देती हूँ आंसर। तो यहाँ पे आपको मेनली बोला गया था कि जो बैक्टीरियल जूनोसिस हैं, तो वो आपने उसके कॉजेटिव एजेंट बताना है, एनिमल कौन सा इन्वॉल्व है वो बताना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बतानी है और सिम्टम बताने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जूनोसिस है क्या। तो जूनोसिस इज एनी डिसीज और इन्फेक्शन दैट इज नेचुरली ट्रांसमिटेबल फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू ह्यूमन। मतलब ये ऐसी डिसीज है या इन्फेक्शन है जो कि नेचुरली ट्रांसमिट होगा वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमन के अंदर। ठीक है, सो दैट एनिमल्स प्ले एन इसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग जूनोटिक इन्फेक्शंस इन नेचर। अब बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज़ है। अभी क्वेश्चन में आपको बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज़ के बारे में ही पूछा गया था, हालांकि ये जो क्वेश्चन है जूनोसिस वाला, इसमें आपसे वायरल, प्रोटोजोन तो अलग अलग पूछ सकते हैं, तो आप इसी फॉर्म में वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बैक्टीरियल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिसीज़ है एंथ्रैक्स, पैथोजन है इसमें बैसिलस एंथ्रेसिस, एनिमल जो इन्वॉल्व है वो है ग्रेजिंग हर्बीवोर्स लाइक कैटल हो गया, शीप, गोट, हॉर्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये जो एंथ्रैक्स है ना, इसके स्पोर्स होते हैं जो कि हम इसको इनहेल करते हैं, या बैक्टीरियल स्पोर्स हमारे कांटेक्ट से एंटर कर रहे हैं, या तो हाथ लगा दिया कहीं पे, या तो इनहेलेशन हो गई, तो जो स्पोर्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तभी इसके सिम्टम्स क्या हैं, स्किन विद स्मॉल एंड स्वॉलन ब्लिफर्स कॉल्ड ब्लैक सेंटर विद ब्लैक सेंटर। अभी क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे से ना ऊपर स्किन के ब्लिफर्स हो जाएंगे जिसमें ब्लैक सेंटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, इनहेलेशन फॉर्म कॉजेज फीवर, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर एंथ्रैक्स इनहेलेशन से हमारे अंदर गया है, ट्रांसमिट हुआ है, तो क्या दिक्कत आएगी, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर होगा, चेस्ट पेन होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, सांस लेने में जो है वो दिक्कत आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है ब्यूबोनिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, इससे बहुत सारी डेथ हमारे वर्ल्ड वाइड में हो चुकी हैं। तो पैथोजन है इसका वर्सीनिया पेस्टिस। एनिमल जो इन्वॉल्व हैं, जो कि ये डिसीज़ को कॉज करते हैं, लेकर जाते हैं यहाँ वहाँ, लाइक रिजर्वॉयर भी आप बोल सकते हो, रैबिट्स, रॉडेंट्स और गोट्स। ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि फ्ली बाइट कर रहा है, फ्ली बाइट कर रहा है, जैसे ज़िनोप्सिला चॉप्सिस जो है वो अगर बाइट करेगा ब्यूबोनिक प्लेग के केस में तो आपको ये डिसीज़ हो सकती है। तो सिम्टम्स क्या हैं इसमें? फीवर हो गया, हेडेक हो गया, सोलन हो गया, और मेनली इसमें देखा जाता है पेनफुल लिम्फ नोड। लिम्फ जो हैं, लिम्फ में ना ऐसे गांठें बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और वो। ठीक है। नेक्स्ट है डायरियल डिसीज़। तो डायरियल डिसीज़ में क्या है, ई कोलाई और सैल्मोनेला इसके पैथोजन है, और जो एनिमल इन्वॉल्व है वो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक कैटल एंड पोल्ट्री। अब नेक्स्ट है ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। जो डायरियल डिसीज़ है ये मेनली कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर से देखने को मिलती है, और या तो जो फूड है आपका वो कच्चा रह गया है, मतलब अनकुक्ड है, ज़्यादा कुक नहीं किया है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो फूड है वो आप ओवर कुक्ड फूड खाओ, ताकि कोई भी अंदर कोई भी बैक्टीरियल डिसीज़ है या कुछ भी है तो वो ख़त्म हो जाए, या स्पोर्स वगैरह ख़त्म हो जाए। तो इसके सिम्टम्स जो हैं फीवर, एक, वॉमिटिंग एंड डायरिया वगैरह जनरली देखने को मिलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, और जो बी पार्ट है वहाँ पे आपसे पूछा गया है डिफाइन कमेंसलिज्म विद एग्जाम्पल। तो विद एग्जाम्पल, और ये 4 मार्क्स का आपसे पूछ रहे हैं। तो कमेंसलिज्म ये आपके पास इंट्रैक्शन है। ठीक है। तो इस इंट्रैक्शन में आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट चैप्टर का है जिसमें आपसे कमेंसलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। ये इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है। ठीक है। और कमेंसलिज्म का क्या मतलब है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। इसमें जो स्मॉलर मेंबर है ना, कि जैसे इसमें 2 स्पीशीज़ होंगी, जो एक स्पीशीज़ है वो स्मॉलर मेंबर है और जो दूसरी स्पीशीज़ है वो लार्जर मेंबर है। तो जो स्मॉलर स्पीशीज़ हैं वो कमेंसल करेंगी ओवर द होस्ट, मतलब रहेंगी होस्ट के ऊपर, पर होस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसको फ़ायदा हो रहा है। पर जो स्पीशीज़ ए है, लाइक जो छोटी वाली स्पीशीज़ है ना, उसको रहने के लिए घर भी मिल रहा है, उसको मतलब एडवांटेज हो रहा है। पर जो होस्ट जिसके ऊपर वो रह रहा है उसको कोई भी ना तकलीफ़ है, कुछ भी उसको दिक्कत नहीं है, ना उसको फ़ायदा हो रहा है ना उसको नुकसान हो रहा है। इट रिप्रेजेंट द बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ये बेनिफिशियल रिलेशनशिप हुआ एक तरीके से, पॉजिटिव इंट्रैक्शन हुई, क्योंकि होस्ट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो एक को तो फ़ायदा ही हो रहा है। अ कमेंसल में गेट फूड। अब जो कमेंसल है उसको फूड मिलेगा, फूड चाहिए होगा, हैबिटेट, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट के लिए वो रह रहा है उसके ऊपर। ये भी एक तरीके से म्यूचुअलिज्म की तरह है। अब देखते हैं म्यूचुअलिज्म की तरह कैसे है ये। द कमेंसल मे बी परमानेंटली एसोसिएटेड विद होस्ट और द कॉन्टैक्ट इज टेम्पररी और अ कैजुअल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो कमेंसल है वो या तो परमानेंटली होस्ट के ऊपर रहेगा, या तो वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा तब वो निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज कमेंसल्स आर नॉट होस्ट स्पेसिफिक वाइल सम आर स्ट्रिक्टली होस्ट स्पेसिफिक। तो अब बोला गया है कि जो कमेंसल्स हैं वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं मैक्सिमम टाइम, और कुछ जो है वो होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर होस्ट चाहिए जिसके ऊपर वो जाके रहेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एपीफाइट्स। एपी का मतलब होता है ओवर एंड फाइटा का मतलब होता है प्लांट, कि प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट का रहना। अभी एक को तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो उसके ऊपर रह रहा है, बट दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है लाइक ऑर्किड्स हो गया, हैंगिंग मॉसेस हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एपीजोन्स, इसका एग्जाम्पल है। एपीजोन्स का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट या अदर एनिमल के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, उसके ऊपर रह रहे हैं, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो होस्ट है, होस्ट प्लांट या एनिमल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है ऑस्ट्रिया फ्रॉन्स ऑन द रूट्स ऑफ रेड मैंग्रोव ट्री के ऊपर जो ऑस्ट्रिया हैं वो रहते हैं। अब थर्ड है बार्निकल्स ऑन व्हेल्स। व्हेल्स के ऊपर जो बार्निकल्स हैं वो रहते हैं। अब क्या होगा, कैसे वो हेल्प कर रहा है, व्हेल उसको कैसे हेल्प कर रहा है बार्निकल्स को। जो व्हेल है वो जैसे जैसे मूव करेगा
तो जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है उससे बार्निकल अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेता जाएगा और व्हेल को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहे हैं, ए पार्ट में पूछा है डिस्कस ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये वाली जो यूनिट है इसमें आपको एक ट्यूबरक्लोसिस है और टाइफाइड है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर साल। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये आप देखो, सबसे पहले आप इस तरीके के अगर जब भी क्वेश्चन करते हो तो आपको कॉजेटिव एजेंट हमेशा पता होना चाहिए। अगर पूछा है नहीं पूछा है बट आपने राइट करना ही करना है। तो कॉजेटिव एजेंट जो कि बीमारी कॉज करता है, टीबी कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये बैसिलस सा होता है, बैसिलस इसकी शेप होती है जो थोड़ी रॉड शेप जिसको बोलते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया है। अब टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे हम ट्यूबरक्लोसिस को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला है पल्मोनरी टीबी, दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एंड थर्ड है मिलियरी टीबी। अब पल्मोनरी जो टीबी है, आपको वर्ड से क्लियर पता चल रहा है कि लंग्स में जो टीबी होता है उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ये जो प्राइमरी पल्मोनरी टीबी है, पोस्ट प्राइमरी रिएक्टिवेशन, मतलब पल्मोनरी टीबी जनरली मेनली देखा जाता है ना। इंडियन केसेस जो है मेनली पल्मोनरी टीबी के आते हैं, जिसमें प्राइमरी पल्मोनरी टीबी जो है वो देखा जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले जो भी डिसीज शुरू होती है कि बाकी एरियाज़ में, बाकी ऑर्गन्स में फैलने से पहले ये लंग्स में अगर हुआ है तो वहीं पे जो रिएक्टिवेशन है वो टीबी की स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे सीवियर केसेस में फैल जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी है, इसमें लंग्स के अलावा किसी भी अदर पार्ट में या ऑर्गन में टीबी जो है वो फैल चुका है, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गया, प्लूरा हो गया, बोन एंड जॉइंट्स, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनिटो यूरिनरी टीबी। तो ये अलग अलग तरह के टीबी हैं। अब नेक्स्ट है मिलियरी टीबी। तो मिलियरी टीबी को जनरली हम बोलते हैं ब्लड टीबी, कि ब्लड में पूरे तरीके से टीबी का फैल जाना, तो उसको मिलियरी टीबी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है, टीबी क्यों होता है ना। तो ये जनरली लो इम्यूनिटी की वजह से होता है। जैसे ही पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी कम हुई वैसे ही उसके अंदर टीबी जो है बहुत अच्छा खासा स्प्रेड कर जाएगा और सीवियर केस बन जाएगा। अभी टाइप्स ऑफ टीबी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड माइक्रोबायोलॉजी कन्फर्मेशन के बेसिस पे देखेंगे। तो ये वाला जो है ना, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी का डिफरेंस बताओ। तो ये देखो, आपकी जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है और एक्टिव टीबी इन्फेक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो जो लेटेंट टीबी है ना, ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। मतलब प्राइमरी स्टेज में अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को टीबी हुआ है तो वो प्राइमरी स्टेज है, अगर स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस है तो लेटेंट टीबी होगा। तो लेटेंट टीबी में क्या होगा कि वो इनएक्टिवली प्रेजेंट होगा ह्यूमन बॉडी में, सिम्टम्स कोई भी दिखाई नहीं देंगे, ट्रांसमिशन नॉन इन्फेक्शियस है, ये स्प्रेड भी नहीं होगा, किसी और पर्सन को भी स्प्रेड नहीं हो रहा है। और जो इसमें स्पूटम या स्मीयर कल्चर जो किया जाता है तो वो भी नेगेटिव आएगा। स्किन या ब्लड टेस्ट वगैरह है वो पॉजिटिव आएगा, जो इंडिकेट करेगा कि हाँ एक्सपोजर हुआ है बैक्टीरिया से। और जो एक्सरे फाइंडिंग है वो भी टिपिकली नॉर्मल आएगी और कैल्सिफाइड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। कैल्सिफाइड नोड्यूल्स का मतलब ये है कि वहाँ पे हार्ट देखने को मिलेगा, हार्ट जो टीबी है वो देखने को मिलेगा। लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखेगा, और लिक्विड फॉर्म में होगा वो तभी स्प्रेड करता है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो एक्टिव टीबी है वो एक्टिवली रेप्लिकेटिंग होता है, वो इनएक्टिव नहीं प्रेजेंट होता, वो एक्टिव होता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, कफ, फीवर और वेट लॉस वगैरह देखने को मिलेगा। इन्फेक्शियस होगा और ये एयर के थ्रू स्प्रेड करेगा, किसी और बॉडी में, अदर पर्सन में स्प्रेड करेगा। स्पूटम स्मीयर कल्चर जो है ये पॉजिटिव देखने को शुरू हो जाएगा अब इसमें। स्किन और ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव होगा, ये बताएगा कि एक्सपोजर हो चुका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई के। और एक्सरे जो फाइंडिंग्स हैं वो अब देखने को मिलेंगी कि जो कैविटीज़ हैं
इनफिल्ट्रेट्स, लेजन्स वगैरह, छाले वगैरह या कैविटीज़ वगैरह, स्पेस वगैरह दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी बोन्स वगैरह, अगर बोन वाला टीबी है, बोन एंड जॉइंट्स वाला है, तो जो आपकी बोन वगैरह है ना, वो पूरे तरीके से उसमें कैविटीज़ देखना शुरू हो जाएंगी, या फिर मतलब आपके अंदर जो है पूरे छाले वगैरह देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे लंग्स वगैरह में अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगी है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बोला गया था कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसमिशन बताना है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन बताया गया है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ब्लड में भी स्प्रेड होता है, लंग्स में भी स्प्रेड होता है। तो पहले हम लंग्स से समझने की कोशिश करेंगे और लंग्स के बाद ये कैसे पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है फिर वो देखेंगे। तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो पेशेंट विद एक्टिव पल्मोनरी टीबी, जिसके अंदर पल्मोनरी टीबी एक्टिव है, मतलब लंग्स वाला जो टीबी है वो अगर एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला ना कि लेटेंट वाला इनएक्टिव है और वो दूसरे पर्सन को नहीं होगा, और जो एक्टिव वाला है वो हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एरोवल जनरेशन, ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड बाय कफिंग। अब जो पेशेंट है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा एरोवल जनरेशन करके, मतलब कफ करेगा, स्नीजिंग करेगा, या वो बात भी कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी क्या होगा, जो ड्रॉपलेट है वो अदर पर्सन में जाना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे टोटल प्रोड्यूस होंगे 3000 to 3500 इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियर पर कफ। अगर आप एक कफ करते हो तो उसमें आपके 3000 to 3500 इन्फेक्शियस जो ड्रॉपलेट हैं वो मिलेंगे, और जो ड्रॉपलेट है उनका साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। नेक्स्ट है एयरबॉर्न ट्रांजिट, डेसिकेटेड ड्रॉपलेट न्यूक्लियर रिमेन सस्पेंडेड इन एयर करंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। अब ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं एक बार एयर में चले गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक बार एयर में चले गए तो वो बहुत टाइम तक वहाँ पर रहते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली दूसरे पर्सन को डिसीज़ होने की संभावना हो जाती है। फोर्थ है इनहेलेशन बाय सस्पेक्टेबल होस्ट, ड्रॉपलेट्स एंटर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ अ न्यू होस्ट। तो जो पास वाला पर्सन है तो उसको ये डिसीज़ जो है वो हो जाएगी कैसे, जब ड्रॉपलेट्स अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, मतलब नोज के नेसल पैसेज के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू जैसे ही एंटर करेगा तो विंड पाइप के थ्रू होता हुआ वो लंग्स में एंटर कर जाएगा, और जिसके थ्रू अब एल्वियोलाई जो हैं वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, बैसिलाई वहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। अब सिक्स्थ है प्राइमरी एल्वियोलर मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस। अब देखो हमारी जो बॉडी है वो अपना इम्यून सिस्टम तब जनरेट करती है जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब लंग्स में कोई बाहर का ड्रॉपलेट एंटर कर रहा है जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली मैक्रोफेजेस बनाना शुरू कर देगी। और ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये मैक्रोफेजेस जो सेल हैं अब एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस बनना शुरू हो जाएंगे, जो इनगल्फ करना शुरू कर देगा फॉरेन पार्टिकल्स को वाई मेनोज रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है। अब सेवेंथ पॉइंट है, पर ये मैक्रो जो फेजेस होते हैं ना एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते कि ये जितने भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हैं वो उसको ख़त्म कर सकें। तो अब सेवेंथ पॉइंट में आप देखोगे कि जो इंट्रासेलुलर रेप्लिकेशन और इन्वेजन शुरू कर देंगे ये जो माइकोबैक्टीरियम है, बैसिलाई स्क्रीट सल्फेटाइड्स। अब बैसिलाई खुद को बचाने के लिए सल्फेटाइड्स रिलीज करना शुरू कर देगा और ब्लॉक कर देगा फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन को। फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन क्या हुआ कि जैसे ही मैक्रोफेज उसको खाने आ रहा है तो वो उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर देगा कि वो मुझे खाने ना आए और मल्टीप्लाई। अब ये मैक्रोफेजेस जो हैं अब एंटर कर जाएगा, ये जो है ना एंटर कर जाएगा उसके अंदर, जो माइकोबैक्टीरिया है ना ये एंटर कर जाएंगे मैक्रोफेजेस के अंदर, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस के अंदर ये डिवाइड करना शुरू कर देंगे। अब लिम्फेटिक स्प्रेड कैसे होगा, मैक्रोफेजेस में जैसे ही स्प्रेड होना शुरू हुआ, मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ तो ये लिम्फेटिक स्प्रेड शुरू हो जाएगा। इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे रीजनल लिम्फ नोड्स पे, फॉर्म प्राइमरी इनिशियल फोकस। अब यहाँ से जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में फैलना शुरू हो गया है। ठीक है। अब नाइन्थ है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
अब जैसे जैसे बॉडी में फैलना शुरू हुआ है तो हमारा इम्यून सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो गया है कि मैक्रोफेजेस तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब सेल मेडिएटेड इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिव हो गए। और अब उसने क्या किया है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसने CD4 जो सेल है टी लिम्फोसाइट के वो रिलीज करेगा इंट्राफेरोन गामा एंड TNF अल्फा, ये रिलीज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये दोबारा से मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। पर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते कि ये माइकोबैक्टीरियम को ख़त्म कर सकें। तो 10th पॉइंट है ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। अब जो एपिथेलियल सेल्स हैं और लैंगरजेन सेल्स हैं बेसिलाई के, वो एक नेक्रोटिक केवियस कोर जो है वो बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, एक लेटेंट इन्फेक्शन और एक्टिव डिसीज। लेटेंट इन्फेक्शन वो वाला है जिसमें इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर लेगा बेसिलाई को, अब कुछ मैक्रोफेजेस बेसिलाई को कंट्रोल कर लेंगे। और ग्रैन्युलोमा जो एक बना है जैसे सर्कुलर ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको ये कैल्सीफाई कर देंगे, मतलब हार्ड कर देंगे, उसको एक्टिव नहीं होने देंगे, लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे। और 90 to 95% हेल्दी होस्ट में यही लेटेंट इन्फेक्शन ही देखने को मिलता है और एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स कोई नहीं देखने को मिलेंगे, इन्फेक्शियस नहीं है ये। अब फेट बी है कि एक्टिव डिसीज़ हो गया, ये वही वाला है कि लेटेंट इन्फेक्शन और एक्टिव इन्फेक्शन। तो एक्टिव डिसीज़ में क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ही वीक था, या तो फेल हो गया था या तो वीक था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब बॉडी में पूरे तरीके से फैलना शुरू हो गई है बीमारी। अब केवियस कोर लिक्यूफाइज बेसिलाई एस्केप, अब बेसिलाई वहाँ से एस्केप कर चुके हैं और मैक्रोफेजेस ने उसको नहीं इनगल्फ करा है, तो अब यहाँ पे सिम्टम दिखना भी शुरू हो जाएंगे और ये हाईली कॉन्टेजियस है। ठीक है, अब यहीं से दोबारा ये जो साइकिल है शुरू हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट आपका ट्रांसमिशन कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, लंग्स में कैसे हुआ एंड देन पूरा बॉडी में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था उसी में ही कि प्रिवेंशन बताओ और कंट्रोल बताओ। तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि जैसे ही सोर्स ऑफ ड्रॉपलेट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, अच्छा ये जो प्रिवेंशन है ना ये प्रोएक्टिव होता है कि एक्टिव होने से पहले ही हमने प्रिकॉशंस ले लिए और एक्टिव ना हो जाए हमारी बॉडी में ये वाला इन्फेक्शन, तो हमने उसको पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया, उसको पहले ही बचा लिया है। और कंट्रोल कौन सा होता है कि हमें बीमारी हो चुकी है और अब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये अब डॉक्टर वगैरह उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और प्रिवेंशन हम खुद भी कर सकते हैं और कुछ डॉक्टर से भी होता है। अब प्रिवेंशन में देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ ड्रॉपलेट है, जैसे बाहर से ड्रॉपलेट एंटर हुआ हमारी बॉडी में, तो एंटर ना हो हमारी बॉडी में तो पहले हमें क्या करना है कि कुछ इन्वायरमेंटल बैरियर्स वगैरह यूज़ करने हैं, लाइक हमें मास्क वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं कि जो वो पेशेंट है, अगला हमें पता है कि पेशेंट है, तो अगर टीवी वाले पेशेंट के हम पास जा रहे हैं तो हम मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आप मास्क वगैरह यूज़ करो। और प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड कराना है कि जो पास में उसके आ भी रहे कोई और ह्यूमन, तो उसे कोई वो डिसीज़ होना। ठीक है, अगर मान लो कि दूसरा जो होस्ट है उसके अंदर अगर इनहेलेशन हो चुकी है, तो अब क्या करना है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल बैरियर्स हैं लाइक BCG इंड्यूस्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वगैरह, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ग्रैन्युलोमा रिटेंशन लेटेंट फॉर्म में अब फार्मालॉजिकल बैरियर जैसे आइसोनेजाइड थेरेपी वगैरह दी जाती है, जिसकी वजह से ये जो एक्टिव डिसीज़ है वो नहीं होती है पेशेंट्स के अंदर, वो लेटेंट फॉर्म में ही रह जाता है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन में आप और 1-2 पॉइंट देख लो कि आइसोलेशन ऑफ TB पेशेंट, कि TB पेशेंट को आइसोलेट कर देना है कि बाकी घर। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास टू इंक्रीज अवेयरनेस अगेंस्ट द डिसीज़, जो वर्ल्ड TB डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च एवरी ईयर, और ये भी 1 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है BCG की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। BCG की जो वैक्सीन है वो TB के जो पेशेंट्स हैं उनको भी लगाई जाती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है ये। ठीक है, इसमें बोविन ट्यूबरकल बेसिलाई है जो कि कैटल से लिया जाता है, जो कि जिसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि हेल्प करती है मैक्रोफेजेस को किल कर, मैक्रोफेजेस जो कि कंटेन कर रहे हैं ट्यूबरक्लाई को, तो उसको किल करने के लिए इसका BCG का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कंट्रोल।
तो ये जो BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, ये आप कर लेना। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये कर लेना। ये 1 मार्कर हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल में आपके पास थेरेपी आ रही है। तो थेरेपी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देखी जाती है और मोस्ट इफ़ेक्टिव है वो है कीमोथेरेपी। अब कुछ ड्रग्स वगैरह यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामीनोसल्फिलिक एसिड, आइसोनाइजाइड, रिफैम्पसिन वगैरह यहाँ पे इफेक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो कि दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मल्टी ड्रग जो थेरेपी है वो भी प्रोवाइड की जाती है TB पेशेंट्स को, जो कि 6 to 9 मंथ्स की होती है। इसकी ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है। जो भी थेरेपीज़ वगैरह लेते हैं उनको पता होगा कि कोई भी थेरेपी है उसकी पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, वो या तो 3 महीने होगी, 4 महीने होगी, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कराएंगे उसको तभी उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, अदरवाइज उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है डॉट्स, जो कि इस पेपर में भी आई है फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी स्ट्रैटेजी कैन क्योर नियरली 95% जो पीपल हैं उनको क्योर कर चुका है। TB क्योर इज़ फ्री एंड एब्सोल्युटली श्योर होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत सारे TB कंट्रोल जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए हैं। अब बाकी आप ये कंट्रोल में थोड़ा बहुत देख सकते हो, कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक कुछ बीच में डेफिनेशन है और एक तो आप ड्रग्स वगैरह देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को होता है सेलिब्रेट। TB इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ओवर 95% जो TB के पेशेंट हैं वो लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ के हैं। TB इज़ लीडिंग किलर ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल के लिए जो TB है वो एक तरीके से किलर बन चुका है, क्योंकि ये दोनों ही डिसीज़ मेनली आपकी बॉडी में ज़्यादा स्प्रेड तभी करेंगे अगर आपकी बॉडी में लो इम्यूनिटी है। इन 2016 40% ऑफ HIV डेथ वर ड्यू टू TB। एंडिंग द TB एपिडेमिक बाय 2030 तक ये टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि 2030 तक जो TB का ये एपिडेमिक है इसको बिल्कुल ही एंड करना है। तो इसलिए बहुत सारी जो टेक्निक्स है वो गवर्नमेंट ने चलाई हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, डॉट्स हो गए, मल्टी ड्रग थेरेपीज़ वगैरह के बारे में, तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है थर्ड का B, डिस्कस कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ एपिडेमिक टाइफस फीवर का, ये सब आपने बताना है। ये 4 मार्कर है। तो इसमें है आपके पास जो कॉजेटिव एजेंट है वो है रिक्टेशिया प्रोवोज़ाकिया। इट इज़ अ स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एपिडेमिक टाइफस फीवर कॉज करता है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो जनरली हम लोग देख लेते हैं। द वेक्टर इज़ ह्यूमन बॉडी लाउस। अब जो वेक्टर है वो कौन है? ह्यूमन बॉडी लाउस है। एंड हेड लाउस जो कि पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस है। व्हेन द हाउस बाइट्स, जब ये पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस जैसे ही बाइट करेगी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो इट इंजेस्ट ब्लड कंटेनिंग बैक्टीरिया। तो पहले तो ये जो पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस वगैरह है, जैसे ही इसने बाइट करा ऐसे पेशेंट को जिसको ये डिसीज़ थी उसके अंदर पहले ही बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो जैसे ही उसने इंजेक्ट करा तो ये जो ब्लड है बैक्टीरिया वाला वो एंटर कर जाएगा और जो लाउस के गट में जाके वो लाउस के गट को इमिडिएटली कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। द इन्फेक्टेड लाउस पासिस द बैक्टीरिया इन द फीसिस के अंदर ये जो इन्फेक्शन मतलब जो बैक्टीरिया था लाउस ने इंजेक्ट करा था इन्फेक्टेड पर्सन से, अब वो उसको फीसिस में रिमूव कर देगा क्योंकि उसके गट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है। वाइल फीडिंग ऑन द अदर पर्सन, जैसे ही वो लाउस अदर पर्सन पे जाएगी तो वहाँ पे जाएगी तो व्हेन द पर्सन स्क्रैचेस द इची लाउस बाइट, तो जैसे जब भी लाउस हमारी बॉडी पे आती है तो हमें इचिंग होती है, तो इचिंग जैसे ही हम नेल से स्क्रैच वहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो भी कंटामिनेशन होगी वो स्किन के अंदर एंटर कर जाएगी और जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और इन्फेक्ट कर देगा एंडोथीलियल सेल और एपिडेमिक टाइफस जो है वो कॉज कर देगा होस्ट को। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसको बाइट किसने किया? लाउस ने।
अब इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर पहले से कौन बैठे थे, बैक्टीरिया बैठे थे। अब ये जो बैक्टीरिया है जैसे ही हमारी लाउस के अंदर आ गए हैं, अब लाउस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, डेवलपमेंट होगी लाउस के अंदर और फीसिस में रिमूव हो जाएगा। और फीसिस में जैसे ही रिमूव होगा तो वो अब ये लाउस जाएगी किसी और होस्ट के पास, वहाँ पे जैसे ही उसकी स्किन पे बैठेगी तो वहाँ पे हम स्क्रैच करेंगे, ठीक है, स्क्रैच करेंगे जैसे ही स्किन को, तो ये जो हेड है, हेड से पोर क्रिएट करेगा। जैसे हमने स्क्रैच किया, अभी लाउस ने वहाँ पे पोर क्रिएट कर देगा होस्ट के अंदर और वहाँ पे एंटर कर जाएगा और कंटामिनेशन क्रिएट कर देगा। तो ये जो है ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, ये लाउस जो है ये खुद ही जा रही है और वहीं पे जाके ट्रांसमिशन क्रिएट कर रही है। तो ट्रांसमिशन का फ्लो चार्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो वेक्टर हैं इसके अंदर ये बग्स हैं, फ्लीज हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, लाइस हैं। अब इन्फेक्टेड पर्सन था जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो अब वेक्टर कौन था यहाँ पे, लाउस, वो गई इन्फेक्टेड पर्सन के पास और वहाँ पे ब्लड को सक किया। और जो वेक्टर हैं इन्फेक्टेड, अब रिक्टेशिया ने रप्चर करा म्यूकस मेम्ब्रेन को ऑफ वेक्टर इंटेस्टाइन और बैक्टीरिया मूव किया इंटेस्टाइनल वॉल कैविटी में, किसकी, ये किसकी करेंगे, लाउस की बॉडी में, गट के अंदर क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल कैविटी में मूव करेंगे और वहाँ पे जाके ये फीसिस रिमूव करेंगे एंड देन जो न्यू होस्ट है वहाँ पे स्क्रैच क्रिएट करके हेड से पोर करके दूसरी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अभी इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 1 वीक बाय टाइम टेकन टू शो फर्स्ट सिम्टम। तो 1 वीक लगता है कि जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के 1 वीक बाद सिम्टम दिखना शुरू हो जाएंगे और सिम्टम्स दिखेंगे क्या, जैसे फीवर होगा, मसल पेन होगा, रैशेज हो जाएंगी, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाएगी, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फोटोफोबिया कि कुछ भी ब्राइट लाइट सामने आ रही है तो हम हटा रहे हैं ब्राइट लाइट को, लो बीपी या वैस्कुलर डैमेज वगैरह देखने को मिलेगा। फीवर इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे किडनी फेलियर हो गया, मल्टीपल फीवर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, फीवर अटैक वगैरह होते हैं जैसे दौरे वगैरह पड़ना, लंग इन्फेक्शंस, हैवी इन्फेक्शन, ऑर्गन का डिसफंक्शन हो जाना या डेथ हो जाना। अब इसमें डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं, यहाँ पे व्हील फेलिक्स टेस्ट है एक, वो यूज़ किया जाता है, दूसरा है इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे है, नेक्स्ट है एलाइजा, पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोप्सी फ्रॉम स्किन रैश। स्किन रैश से बायोप्सी में क्या होता है कि एक छोटा सा टिश्यू जो है स्किन का जो टिश्यू है उसको लिया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है पैथोलॉजिकल लैब्स में। इम्यून ब्लॉटिंग रिएक्शंस वगैरह कराई जाती हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह लिए जाते हैं इसमें, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया। हेल्दी डाइट वगैरह लेनी पड़ती हैं, पीसीएम वगैरह लेनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि फीवर आ रहा है पीसीएम वगैरह लेनी पड़ रही है। बट कभी भी फीवर को आप बिना मतलब से टाल मत दिया करो, पहले उसकी प्रॉपर देखा करो, टेस्ट वगैरह कराया करो कि क्या दिक्कत है, देन पीसीएम लेने का फ़ायदा है। टेक रेस्ट टू फास्ट रिकवरी और इम्यून सपोर्ट तभी मिल पाएगा। टेक वो डेली, वॉश हेयर डेली, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन सी। तो जो सेक्शन सी है हमारे पास, सेक्शन सी के 4th का ए है हमारे पास, लाइफ हिस्ट्री और पैथोजेनिसिटी बतानी है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की। तो ये हमने पहले ही 1 मार्कर में कवर किया था एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो वो अभी इसी में थोड़ा डीप करके आ गया। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइन में रहता है जो कि अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है कि जो सिस्ट है वो कंटामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू पर्सन उसको इंजेस्ट कर लेगा, कोई भी होस्ट जो है वो उसको इंजेस्ट कर लेगा, सिस्ट एंटर करेगी माउथ में और जैसे ही स्टमक में पहुंचेगी तो वहाँ पे जो इंटेस्टाइन है विदाउट एनी डैमेज टू स्टमक वो कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाएगी, वो इंटेस्टाइन में पास हो जाएगी। और यहाँ पे इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पे 2 फॉर्म्स आएंगी, इन्वेजिव जो कि 10% है, नॉन इन्वेजिव जो कि 90% है। इन्वेजिव जो फॉर्म है ये रिलीज करेगी साइटोटॉक्सिन, इन्वेड कर देगी इंटेस्टाइनल सेल्स को और वॉल को, उसके अंदर जाके चला जाएगा, पूरे इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देगी, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिल रही थी। नॉन इन्वेजिव में कोई भी हार्म नहीं है या कोई भी सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एन्सेस्टेशन
वगैरह इसमें कुछ स्टेप्स हैं लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मैं आपको नीचे समझा देती हूँ, देन आपको डायग्राम से खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइपोएनोसोमा जो गेम्बियम्स की लाइफ साइकिल है वो आपकी डाइजेनेटिक है, मतलब 2 होस्ट में वो कवर हो रही है। पर जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका वाली लाइफ साइकिल है ये आपकी मोनोजेनेटिक है, मतलब सिंगल होस्ट इसको चाहिए है कवर करने के लिए। इसके कुछ रिजर्वॉयर हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है, लाइक पिग हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। अब इसके स्टेजेस क्या हैं? एन्सिस्टेशन, पहली स्टेज है एन्सिस्टेशन, दूसरा है ह्यूमन इन्फेक्शन, तीसरा है एक्सिस्टेशन, चौथा है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। तो एन्सिस्टेशन में क्या होता है? एनसिस्टमेंट ऑफ अ माइन्यूटा फॉर्म इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। अब एक पर्सन है जो कि पहले से इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये चल रहा है कि कैसे वहाँ से रिमूव होगी, कैसे सिस्ट जो है बाहर आएगी, फिर कैसे ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन होगा। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एनसिस्टमेंट ऑफ माइन्यूटा फॉर्म जो है वो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से मूव करेगी और वहाँ पर जाके ल्यूमन के अंदर वहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट बनेगी, देन टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बनेगी। फ्यू आवर बाद उसकी एनसिस्टेशन होगी, एक एनसिस्टेड जो फॉर्म है वो बाहर आएगी फीसिस के थ्रू। अब ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होगा? डायरेक्ट या ओरली। ओरल मतलब मुंह के थ्रू डायरेक्टली एंटर करेगा। जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है ये मेनली इन्फेक्शन कॉज करती है बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। वेक्टर क्या है इसके? एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जा रहे हैं इन सिस्ट को? हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस ट्रांसफर टू ह्यूमन फीसिस एंड स्प्रेड करते हैं। अब एक्सिस्टेशन में क्या हुआ है कि जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है वो स्टमक में जैसे ही पहुंचेगी जो नया वाला होस्ट था, तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक ज्यूसेस हैं वो उसे हार्म नहीं कर पाएंगे, उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो डायरेक्टली अब कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वो डाइजेस्ट होगा बाय एंजाइम ट्रिप्सिन और वहाँ पे मेटासिस्टिक स्टेज बनेगी। मेटासिस्टिक जो फॉर्म है वो अराइज होगी और वहाँ पे पोर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब जो इन्फेक्शन है वो एक्सिस्टेशन के 5 से 6 घंटे बाद जो है वो शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। अब सिस्ट बन गई है यहाँ पे, ठीक है, मेटासिस्टिक स्टेज बन गया, मतलब एक सिस्ट बनना शुरू हो गई है। तो अब सिस्ट की क्या होगी? यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। इन मेटासिस्टिक फॉर्म ईच न्यूक्लियस अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड करेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, मैग्नाफॉर्म्स बनेंगी। यहाँ पे मेटासिस्टिक ट्रोपोवॉइट यहाँ पे बनेगा जो कि पास इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन और स्क्रीट करेगा वहाँ पे साइटोलाइजिन, जो कि म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाके मैच्योर ट्रोपोवॉइट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था? हमारे पास प्रीसिस्ट फॉर्म थी, ठीक है, हमारे पास प्रीसिस्ट फॉर्म थी, देन हमारे पास यूनिन्यूक्लिएट एंड टेट्रा न्यूक्लिएट बनी, देन एक्सिस्टेशन हुई, फिर मेटासिस्टिक अमीबा बना, फिर डिवीज़न हुई, फिर अमीबियोल बने एंड देन ट्रोपोवॉइट जो ये बड़ा वाला है ये आगे जाके कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जाके इन्वेड कर गया, जहाँ पे उसने छेद पोर क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका फ्रीक्वेंटली लिव्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन विदाउट एनी विजिबल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। की एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है लेकिन उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाउएवर ट्रोपोफोइट कैन इन्वेड द कॉलोनिक एपिथीलियम टू प्रोड्यूस अल्सर्स एंड डाइसेंट्री। जब तक वो हमारी एपिथीलियम को बिल्कुल इन्वेड ना कर दें या डाइसेंट्री वगैरह कॉज ना कर दें, तब तक एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमें परेशान नहीं करता है। प्रोग्रेसिवली ये जो इन्वेजन है वो अगर बढ़ता गया तो वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस करेगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस क्या होता है कि सिर्फ इंटेस्टाइन ही नहीं परफोरेटेड होगी, अब बाकी ऑर्गन्स में भी ये डिसीज़ जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें हेप्टिक अमीबिएसिस, पल्मनरी अमीबिएसिस, टूल अलग अलग तरीके की जो अमीबिएसिस हैं वो देखने को मिलती हैं। अब डिसीजेस कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये पैथोजेनिसिटी के अंदर ही आता है। तो इसमें अमीबिएसिस जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला बताया मैंने, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होने की वजह से यहाँ पे
नेक्स्ट है हेपेटिक अमीबियासिस, जो कि लीवर वाला है। लीवर में अगर एंटामीबा हिस्टोलिटिका मूव कर गई है। नेक्स्ट है पल्मोनरी अमीबियासिस। अब नेक्स्ट इसमें कुछ डायग्नोसिस आ जाते हैं कि किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका को। फिर सिम्टम्स क्या होंगे, एक्यूट डायरिया, ब्लड इन म्यूकस इन स्टूल, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो जाएगा, हेडेक, फटीग, नर्वसनेस हो जाएगा, एक्सट्रीम लीवर और ब्रेन एब्सेस हो जाएगा। और प्रोफाइलैक्सिस इसमें क्या है, लाइक थेरेपी, एंटी अमीबिक ड्रग्स जैसे एमैटिन, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन, आयोडीन कंपाउंड्स में जैसे वीवोफॉर्म, अदर ड्रग्स में क्लोरोक्विन वगैरह यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट फोर्थ का हमारा बी है, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा गेम्बियंस इन मैन। मैन के अंदर पूछा गया। तो यहाँ पे ये ट्राइपैनोसोमा गेम्बियंस की ये पूरी लाइफ साइकिल ड्रॉ की है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है ये ह्यूमन के अंदर है, बट हम सबसे पहले यहाँ पे लाइफ साइकिल देख लेते हैं। मैं पूरा ही बता देती हूँ आपको। साइंटिफिक नेम जो सेसेफ्लाई का है वो है ग्लोफिना पेल्पालिस। इसकी भी जो लाइफ साइकिल है ये डायजेनेटिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो लाइफ साइकिल ये मैन में भी होगी और सेसेफ्लाई में भी होगी। तो मैन में किस तरीके से हो रही है वो बताया गया है इसमें, कि पहले इन्फेक्शन होगा, तब जो सेसेफ्लाई के जो सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा है ना, उसके अंदर मेटासाइक्लिक जो फॉर्म है वो प्रेजेंट होगी सेसेफ्लाई में, ठीक है। तो वो जो है एंटर करेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर इनडायरेक्ट या इनॉक्यूलेटिव फॉर्म में। मेटासाइक्लिक फॉर्म जो ट्राइपैनोसोमा की है वो इंजेक्ट इनटू अ ह्यूमन ब्लड थ्रू द इन्फेक्टेड सेसेफ्लाई, और फ्लाई का जो सलाइवा है वो एंटीकोगुलेंट्स कंटेन करता है। जैसे ही मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है वो ह्यूमन की बॉडी में आ गया तो वो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये आगे जाके क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी। अब यहाँ पे देखो ये लॉन्ग सिलेंडर वाली दिख रही है ना आपको, ये ह्यूमन वाले में लॉन्ग सिलेंडर वाली ये मेटासाइक्लिक फॉर्म है, और नीचे ये सेलिवरी वाला पार्ट दिया है सेसेफ्लाई वाला, ठीक है। तो ये ह्यूमन के अंदर जो लॉन्ग सिलेंडर है ये आगे जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे बनेगा फीड ऑन ग्लूकोज। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये ग्लूकोज पे फीड करेगी, और लॉन्ग फॉर्म विथ फ्री फ्लैजिला बनाएगी। एक्टिव स्विम, अब यहाँ पे ये जो लॉन्ग फॉर्म है ये फ्लैजिला के साथ है, तो ये स्विम भी करेगी और मल्टीप्लाई करेगी लॉन्गिट्यूडनली बाय बाइंडरी फ्यूजन। अब नेक्स्ट इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट ब्लड। लॉन्ग जो सिलेंडर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट और शॉर्ट स्टम्पी में। तो दिख रहा है ना आपको ये आगे इंटरमीडिएट और शॉर्ट स्टम्पी बन गया है ब्लड के अंदर ह्यूमन के। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट वाला है इसके अंदर स्मॉल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और जो शॉर्ट स्टम्पी है इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं है, ना ही ये ग्रो करेगा जब सेसेफ्लाई इसको अपने अंदर ले जाएगा। तो और ये वाला जो प्रोसेस है ना इंटरमीडिएट और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बनती है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रही है तब ये बनेगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इसको नीडेड है। अब नेक्स्ट सेसेफ्लाई में होता है, तो सेसेफ्लाई का नेक्स्ट मिडगट में क्रिएट होगा। अब स्टम्पी जो फॉर्म है वो सक कर लेगा ब्लड मील बाय द ब्लड मील, और सक कौन करेगा, सेसेफ्लाई इसको सक करेगा। डेवलप इन मिडगट, अब मिडगट में ये डेवलप करेगा स्टम्पी फॉर्म को 10 से 14 दिनों तक पैरीट्रोपिक मेम्ब्रेन के अंदर इसको पूरे तरीके से क्या करेगा, डेवलप करेगा। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बनाएगा और उसको अगेन मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देगा ताकि आगे फ्रीथीडियल जो फॉर्म है वो बन जाए। अब ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में होगा, गेनिंग एनर्जी वाया पायरुविक एसिड। अब इसको जो है एनर्जी भी चाहिए, तो जो पायरुविक एसिड से ये लेगा। डेवलपमेंट इन सेलिवरी ग्लैंड ऑफ फ्लाई के सेलिवरी ग्लैंड में कैसे डेवलपमेंट होगी। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो है माइग्रेट करेगी सेलिवरी पार्ट में, ईसोफेगस एंड माउथ पार्ट से फ्रीथीडियल फॉर्म जिसको बोलेंगे, जिसके अंदर शॉर्ट फ्लैजिला और शॉर्ट बॉडी है। अब ये एनारोबिकली मल्टीप्लाई करेगा टू फॉर्म अ इन्फेक्शियस स्टेज, और इन्फेक्शियस स्टेज आपके पास यहाँ पे कौन सी है, मेटासाइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से आप लाइफ साइकिल इसको बना सकते हो। नेक्स्ट इसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो क्या है, सेसेफ्लाई आर बायोलॉजिकल वेक्टर ऑफ ट्राइपैनोसोम्स कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन एंड नगाना इन एनिमल्स। अब इसमें जो सिम्टम मेनली देखा जाता है वो है लार्ज लिम्फ नोड, जिसमें हम विंटर बॉटम साइंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं।
ओके, दैट इज़ इट। तो ये आपके पास सेक्शन सी तक आपका कवर हुआ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है। तो ठीक है, आप इस तरीके से नोट्स वगैरह बना सकते हो, कवर कर सकते हो। ओके, फिर थैंक यू।